बीएससी भाग तृतीय के समस्त विद्यार्थियों को मेरी ओर से नमो नमः, नमस्कार, सुप्रभात। आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में बीएससी भाग तृतीय के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो व्याख्यान बीएससी भाग तृतीय के प्रश्न पत्र तृतीय से अध्याय प्रथम से इकाई प्रथम से चुना गया है, जिसका शीर्षक क्वांटम यांत्रिकी है। प्रिय विद्यार्थियों, इकाई प्रथम में क्वांटम यांत्रिकी जो शीर्षक जो दिया गया है, अलग अलग पुस्तकों में इकाई प्रथम अध्याय प्रथम के इस शीर्षक को अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग तरीके से प्रकाशित किया गया है, केंद्रित किया है। किन्हीं पुस्तकों में इसको तरंग यांत्रिकी के रूप में भी परिभाषित किया गया है, क्वांटम यांत्रिकी के रूप में प्रकाशित किया है, चिरसम्मत तरंग यांत्रिकी के रूप में परिभाषित किया है। विद्यार्थियों का मैं ध्यान सर्वप्रथम इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा अपने आज की इस व्याख्यानमाला में। यद्यपि हमने क्वांटम यांत्रिकी, तरंग यांत्रिकी, चिरसम्मत तरंग यांत्रिकी, इन विभिन्न यांत्रिकियों को अलग अलग पुस्तकों में जो शीर्षक जो दिए गए हैं, उनका विभेदन, उनका अंतर मैं इस प्रकार अपने व्याख्यान के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसके पूर्व में आयोजित विभिन्न व्याख्यानों में जो कुछ भी व्याख्यान तीनों शीर्षक क्वांटम यांत्रिकी, तरंग यांत्रिकी, चिरसम्मत तरंग यांत्रिकी पर हमने प्रस्तुत किए थे, इन तीनों यांत्रिकियों का, इन तीनों शाखाओं का सैद्धांतिक, गणितीय व्यंजक, परमाणविक, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रकाशिक रासायनिक घटनाओं से अलग अलग है, लेकिन अंतिम परिणाम इन तीनों यांत्रिकों का एक ही है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्वांटम यांत्रिकी को परिभाषित किया था। पिछले व्याख्यानों में हमने तरंग यांत्रिकी के बारे में भी सुपरिभाषित किया था, चिरसम्मत तरंग यांत्रिकी के बारे में भी विभिन्न विकिरणों, तरंगदैर्घ्यों, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में प्रमुखता से इनके सैद्धांतिक प्रमुख बिंदुओं को केंद्रित किया था। जो विभिन्न शीर्षक, उपशीर्षक, अध्याय, विषय है, इस अध्याय प्रथम में समायोजित है। पुनः मैं उनको एक बार संक्षिप्त में आप सभी के सम्मुख दोहराना चाहता हूँ। क्वांटम यांत्रिकी में दो पद सम्मिलित हैं, क्वांटम एवं यांत्रिकी। क्वांटम यांत्रिकी दो अलग अलग पदों के युग्मन से जुड़ा हुआ
भौतिक रसायन की एक महत्वपूर्ण शाखा होती है। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों के सम्मुख यांत्रिकी क्या होती है। यांत्रिकी वो शाखा, वो पद होता है जो कणों के गति गुणों से संबंधित होता है, यांत्रिकी कहलाती है। यांत्रिकी के साथ में क्वांटम शब्द जुड़ा हुआ है। क्वांटम यांत्रिकी को प्रतिपादित करने वाले प्रथम सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक प्लैंक थे, जिन्होंने प्रतिपादित किया कि किसी भी ऊर्जा स्रोत से जो ऊर्जा का जो उत्सर्जन होता है, वो ऊर्जा का जो उत्सर्जन होता है वो छोटे छोटे कणों के रूप में होता है, बंडल्स के रूप में होता है। इन छोटे छोटे कणों को, बंडलों को, जिनकी ऊर्जा एचनी होती है, क्वांटा के द्वारा प्रेक्षित किया जाता है। ऊर्जा डेल ई इक्वल्स टू एचनी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात अपने इन व्याख्यानों में क्वांटम यांत्रिकी भौतिक रसायन की वो शाखा है, किसी भी ऊर्जा स्रोत से, जो हमें ये बताती है किसी भी ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन छोटे छोटे कणों के रूप में, बंडल के रूप में उत्सर्जित होता है, जिसकी ऊर्जा का मान एचनी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्लैंक का प्रत्यक्ष प्रमाण अथवा सिद्धांत, उन्होंने सबसे पहले क्वांटम यांत्रिकी के बारे में अपने महत्वपूर्ण सिद्धांत और अभिग्रहित प्रस्तुत किए थे। तरंग यांत्रिकी के अनुसार डे ब्रोगली के दो प्रकार से योगदान होता है। स्वतंत्र योगदान, स्वतंत्र सिद्धांत। स्वतंत्र सिद्धांत के अंतर्गत किसी भी ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा का जो उत्सर्जन होगा वो तरंग के रूप में होता है। बाद में डे ब्रोगली की इस परिकल्पना को, जिन्होंने प्लैंक के कण प्रकृति को तरंग प्रकृति के साथ समावेशित करते हुए अपनी द्वैत प्रकृति को प्रस्तुत किया। क्वांटम यांत्रिकी, तरंग यांत्रिकी सूक्ष्म कणों के बारे में, विकिरणों के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करती है। तीसरी शाखा चिरसम्मत तरंग यांत्रिकी है, जिसमें जो वृहद द्रव्य के वृहद गुणों के बारे में दर्शाती है। प्रत्यक्ष सैद्धांतिक परिणाम श्रोडिंगर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संक्षिप्त में पुनः बीएससी पार्ट तृतीय के विद्यार्थियों को ये बता देना चाहता हूँ, क्वांटम यांत्रिकी, तरंग यांत्रिकी द्रव्य के या कण के सूक्ष्म प्रकृति को दर्शाती है, जबकि चिरसम्मत तरंग यांत्रिकी, जिसको श्रोडिंगर द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इसको द्रव्य के या कण के वृहद गुणों के बारे में प्रदर्शित करती है। तीनों यांत्रिकियों का, तीनों शाखाओं का इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में, रेडिएशंस को लेकर के अलग अलग गणनात्मक मान प्रस्तुत किए, लेकिन प्राप्त परिणाम तरंग दैर्घ्य की दृष्टि से, तरंग संख्या की दृष्टि से, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दृष्टि से तीनों के मान लगभग रेडिएशन से संबंधित प्राप्त परिणाम समान ही होते हैं। अतः पुस्तकों में जो दिए गए विभिन्न शीर्षक है, उस सबका प्राप्त परिणाम एक ही निकल करके आता है।
क्वांटम यांत्रिकी में प्रमुख शीर्ष हमने विगत व्याख्यानों में ये प्रकाश डाला था कृष्णिका और आदर्श कृष्णिका के बारे में। कृष्णिका विकिरण और आदर्श कृष्णिका विकिरण क्या होते हैं? कृष्णिका वो दृढ़ और काल्पनिक एक ठोस पिंड होता है जो ऊष्मा को अवशोषित होने के साथ साथ ऊष्मा को उत्सर्जित भी करता है। ये काल्पनिक दृढ़ पिंड कृष्णिका कहलाता है। जो भाग ऊष्मा को अवशोषण करता है वो वाला भाग अवशोषकता कहलाता है, जिसको लैम्ब्डा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो भाग ऊष्मा को उत्सर्जित करता है उसे उत्सर्जन क्षमता कहा जाता है। आदर्श कृष्णिका विकिरणों के लिए लैम्ब्डा बराबर उत्सर्जन क्षमता E होता है। कृष्णिका आदर्श कृष्णिका विकिरणों को कई प्रमुख सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने अपने सैद्धांतिक तर्क देकर के विकिरणों की प्रकृति, तरंग धैर्य की प्रकृति, तरंग संख्या की प्रकृति, दृढ़ पिंडों की प्रकृति, ऊष्मा उत्सर्जन और अवशोषण के प्रकृति के बारे में विस्तृत नियम प्रस्तुत किए, जिसमें ल्यूमर प्रेक्षम का नियम था। जब तापमानों को बढ़ाया जाता है, ल्यूमर प्रेक्षम के नियमानुसार कोई भी दृढ़ पिंड जो था प्रारंभ में लाल रंग की अवस्था को प्राप्त होता है। अनंत तापमान पर गर्म करने पर उस दृढ़ पिंड का रंग श्वेत होता है, क्योंकि उस तरफ दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम उपस्थित होता है। इसी तरह से किरचॉफ का नियम था, वीन्स डिस्प्लेसमेंट का नियम था। वीन्स डिस्प्लेसमेंट का नियम गणितीय रूप में प्रस्तुत किया गया था वीन्स स्थिरांक के द्वारा। वीन्स का नियम और ल्यूमर प्रेक्षम का नियम लगभग समरूप होता है। ल्यूमर प्रेक्षम ने ग्राफिकल आलेखीय निरूपण की सहायता से दृढ़ पिंडों के विकिरणों के अवशोषण और उत्सर्जन के बारे में प्रक्षिप्त किया था, जबकि वीन्स ने अपने गणितीय सूत्र के माध्यम से विकिरणों की अवशोषण और उत्सर्जन प्रवृत्ति के बारे में अपना नियम प्रतिपादित किया था। इसी सीरीज में स्टीफन का नियम भी प्रमुखता के रूप में आता है। स्टीफन के अनुसार प्रीवियस व्याख्यानों में बेसिक पाठ तृतीय के अध्याय प्रथम के इकाई प्रथम में स्टीफन ने उत्सर्जन ऊष्माओं के मान परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। और पिछले व्याख्यानों में हमने स्टीफन के नियम के बारे में ये भी दर्शाया था, ये भी प्रतिपादित किया था कि यदि किसी भी कृष्ण का या ब्लैकिश जो स्पीसीज है उसके ऊपर यदि किसी भी विकिरण को गिराया जाए तो उसकी उत्सर्जन क्षमता परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। स्टीफन स्थिरांक की सहायता से इसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। रेडिएशंस विकिरणों की विभिन्न प्रकृतियों के इसी क्रम में अगला नियम रेले जीन्स का आता है, जिन्होंने अपने व्याख्यानों में, अपने सिद्धांत में, अपने नियम में ये प्रतिपादित किया। रेले और जीन्स के अनुसार जहाँ प्लांक कण प्रकृति को महत्व देते हैं, डे ब्रोगली ड्वेल प्रकृति को महत्व देते हैं, द्वैत प्रकृति का महत्व समझाते हैं,
उसी क्रम में रेले और जीन्स ने अपना नियम, अपना वैज्ञानिक तर्क कुछ इस तरह से दिया। यदि हम कोई भी इस बॉक्स को यदि हम कोई भी ऊष्मा उत्सर्जित करने वाली कोई स्पीसीज प्रजाति माने, तो रेले और जीन्स के अनुसार इस ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा का जो उत्सर्जन होगा वो बंची के रूप में होगा, ओसिलेटर के रूप में होगा। और पिछले व्याख्यानों में हमने ये भी प्रतिपादित किया था, अपना गणितीय सूत्र du = dn लैम्डा दोनों के मध्य एक गणितीय व्यंजक दे करके अपना यह नियम प्रस्तुत किया था। अगला de Broglie परिकल्पना ये आने वाले दिवसों में व्याख्यान में हम प्रस्तुत करेंगे। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, आभार।